Good morning, Anshul. Very good morning, Vipash. Okay. Okay. So in the last class, basically we are looking into the material master creation. तो हम देख रहे थे मटेरियल मास्टर क्रिएशन, तो हम आज उसको कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे क्या क्या जो इम्पोर्टेंट डेटा है हमारे मटेरियल मास्टर क्रिएट करने के टाइम में, क्या क्या चीज कौन सा इम्पोर्टेंट डेटा हमको फिलअप करना पड़ता है। तो हम अंशुमन, उससे पहले वो सर्वर एक्सेस का हो गया क्या? क्योंकि बहुत सारा इकट्ठा हो गया है कि प्रैक्टिस आ, करने के लिए ना। मैं आज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ठीक है। आज। हाँ। और वो आप एसएपी का कह रहे थे ना इंस्टॉल करने के लिए, वो भी करा दीजिए। वो क्या करना है इंस्टॉल? ओके 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 ओके। अ, एक मिनट में चीज, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। या मैंने एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप पे हम्म, एसएपी के लिए, उसको एक बार एक्सेस कीजिए। वहां पे वो परमिशन पूछेगा, परमिशन के लिए तो एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए, मैं इसको ओके। एक्सेस दे देता हूँ। फिर उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं भी व्हाट्सएप यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ। या मैंने रिक्वेस्ट आपको भेज दिया है। एक मिनट। हाँ, मैंने वो शेयर कर दिया, आप उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड करके ओके, उसको एक्सट्रैक्ट कर देना, फिर मैं बताता हूँ उसको कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है। अभी ये लोड हो रहा है। ओके। अभी तो इसमें टाइम दिखा रहा है डाउनलोड होने के लिए। कोई नहीं, काफी बड़ा है ना।
हाँ कोई नहीं, वो डाउनलोड होगा। सागर आप भी उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है, रिक्वेस्ट कर दो एक्सेस के लिए। या फिर आपके पास एसएपी का जीयूआई है सागर? हेलो। ओके, नो प्रॉब्लम। तो वो देखते हैं। ओके, तो अभी हम जाते हैं MM01 में। तो MM01 में सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ROH, और यहाँ पे हम इंडस्ट्री टाइप लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं। और यहाँ पे हमको जो व्यू सिलेक्ट करना है अभी के लिए, यहाँ पे काफी सारे व्यूज रहते हैं, लेकिन हमको जो मैंडेटरी व्यू है अभी के लिए वो है बेसिक डेटा वन, एंड देन परचेजिंग, देन हमारा यहाँ पे जनरल प्लान डेटा वन, और देन हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग वन। लेकिन जब आप जाओगे रियल टाइम में काम करने के लिए, तो मोस्टली सारा जो जो भी डिपार्टमेंट्स है होगा आपके कंपनी के लिए, तो सारे वो डिपार्टमेंटल व्यूज वो मेंटेन रहेंगे, ठीक है। और जब भी हम नेक्स्ट क्लासेस पे जाएंगे, जैसे जब हम जाएंगे एसटीओ में, जो स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर में जाएंगे, तब हम सेल्स डेटा देखेंगे। जब हम एमआरपी में जाएंगे तब हम एमआरपी डेटा देखेंगे। और यहाँ पे ओके, तो बेसिकली वेयर हाउसिंग का अगर रहेगा तो वेयर हाउसिंग का डेटा भी कभी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डेटा जो है वो रहता है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट आप, और एक चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि हर टाइम में आपको ये सिलेक्शन के लिए पूछेगा कि कौन सा व्यू चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे एक डिफॉल्ट सेटिंग्स करके है सेव एज डिफॉल्ट वैल्यूज, तो अगर आप इसको सेव कर दोगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करोगे, ये चार जो डिपार्टमेंट आपने सिलेक्ट करके रखा है बस वही सिलेक्शन में आएगा। नेक्स्ट अगर आपको कुछ सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपना IT10 जो प्लांट है वो हम ले लेते हैं, एंड जो स्टोरेज लोकेशन है RM00 ये ले लेते हैं। नाउ क्लिक ऑन ओके। नाउ यहाँ पे सबसे पहले जो है बेसिक डेटा वन पे हम है, तो बेसिक डेटा वन पे सबसे पहले जो है डिस। अंशुल, हम्म। वन क्वेश्चन है। हमने जैसे ये टैब सारी आ रही है, हमने भी सिलेक्ट की थी, 4 टैब्स के लिए सिलेक्ट किया था, बट अभी हम्म। तो यहाँ पे फिर भी सारी टैब्स हमें शो हो रही हैं। हाँ, ये सारे टैब शो हो जाएगा, लेकिन मतलब हम, अभी जो हम एक पॉपअप आया था जिसमें हमने सिलेक्ट किए थे 4, हाँ बेसिक डेटा वन, हाँ अकाउंटिंग हाँ वन, तो हाँ, वही तो सिर्फ मेरे को लगा कि सिर्फ वही 4 शो होंगी हमें। नहीं, अभी क्या है कि यहाँ पे सारा डेटा तो शो हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेटा फिल करने के बाद एंटर प्रेस करते हो, तो सिर्फ आपका वही टैब ओपन होगा जो जो आपने सिलेक्ट किया है। लेकिन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, दूसरा वाला व्यूज भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन डेटा नहीं आएगा, क्योंकि हमने सपोज यहाँ पे अगर हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन वन पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे हमने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग में जब हमने ऑर्गेनाइजेशन डाला था ना, हमने सिर्फ प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन डाला था। तो वहां पे हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, फिर आपको पूछेगा कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप डालो।
ठीक है, तो वैसा रहता है। ठीक है, हम उसको 1 मिनट ओके। में देखते हैं, ठीक है, क्या कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सपोज हम यहाँ पे टेस्ट मटेरियल ले लेते हैं, बेस यूनिट ऑफ मेजर केजी ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेस यूनिट ऑफ मेजर जो है उसको हम केजी में ले लेते हैं। बेस यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर है जिससे आप जो मटेरियल आप सेल एंड परचेज करोगे या स्टोर करोगे उसका बेस यूनिट ऑफ मेजर ये रहेगा, मतलब उस यूनिट से आप उसको मेजर कर सकते हो। हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजर है। सबसे पहला होता है बेस यूनिट ऑफ मेजर, दूसरा होता है ऑर्डर यूनिट, आप कौन से यूनिट पे उसको ऑर्डर करना चाहते हो, तीसरा होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ओके, एसकेयू उसको बोलते हैं। तो कौन से यूनिट पे आप उसको स्टोर कर रहे हो, सपोज सपोज एक मटेरियल है, ठीक है, आप उसको बेस यूनिट ऑफ मेजर आप उसको केजी में ले रहे हो, लेकिन जब आप ऑर्डर कर रहे हो तब आप उसको क्विंटल या टन्स पे ऑर्डर कर रहे हो, करेक्ट। और जब आप स्टोर कर रहे हो तब आप उसको सपोज किलोज में, केजीज में या फिर आप ग्राम्स में उसको इश्यू भी कर सकते हो, वो सारा चीजें पॉसिबल है। कैसे है हम देखेंगे आगे में। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा बेस यूनिट ऑफ मेजर, ये एक हमारा मैंडेटरी यूनिट, मैंडेटरी फील्ड है, तो यहाँ पे मटेरियल का यूनिट हमको मेंटेन करना है। नेक्स्ट होता है मटेरियल ग्रुप, ठीक है। तो मटेरियल ग्रुप ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि मटेरियल ग्रुप जो है अगर हमको फर्दर मटेरियल को क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट्स, अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज, हम उनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मटेरियल ग्रुप। तो हमने इसके लिए IT10 क्रिएट किया था, हम उसको यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे ये 3 जो फील्ड है, ये 3 मैंडेटरी फील्ड है, इसको छोड़ के बाकी सारे जो फील्ड है वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो अभी हम जो इम्पोर्टेंट है फील्ड है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एक ओल्ड मटेरियल नंबर है। ओल्ड मटेरियल नंबर का काम क्या होता है, सपोज जैसे कि कल हमने बोला था कि मटेरियल आपका सपोज प्रीवियस ईआरपी रहेगा या ओल्ड ईआरपी रहेगा या फिर प्रीवियस सिस्टम आपका रहेगा, वहां पे आप एक मटेरियल नंबर XYZ कुछ भी यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप नया मटेरियल नंबर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे सपोज हमारा एक नया मटेरियल नंबर क्रिएट हो रहा है, उस केस में क्या होगा कि सपोज आपके यूजर को पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा मटेरियल है, ये कहाँ से आ रहा है या फिर क्या यूसेज है उसका। तो इसके लिए हम यहाँ पे ओल्ड मटेरियल नंबर का एक, जो पुराना वाला सिस्टम में जो मटेरियल नंबर था उसका रेफरेंस हम यहाँ पे डाल देंगे। तो जो यूजर रहेगा उसको इजी रहेगा समझने के लिए कि ये कौन सा वाला मटेरियल था जो वो यूज कर रहे थे, अभी उसका मटेरियल नंबर क्या है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया आपका क्रॉस प्लांट मटेरियल स्टेटस, ठीक है। क्रॉस प्लांट मटेरियल स्टेटस क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी मटेरियल को ब्लॉक करना है, सपोज आपने बहुत सारा मटेरियल क्रिएट करके रखा है और आपको किसी भी मटेरियल को ब्लॉक करना है सारे प्लांट्स के लिए, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर क्लाइंट लेवल पे अगर आपको किसी को ब्लॉक करना है तो आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ से ब्लॉकिंग स्टेटस रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकिंग स्टेटस। यहाँ पे ब्लॉक फॉर पेमेंट एंड प्रोक्योरमेंट एंड वेयर हाउस, ब्लॉक फॉर टास्क लिस्ट, block for procurement, block for bomb header, block for procurement, और यहाँ पे कुछ जी टाइप का बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉकिंग रीजन है, आप कौन किस चीज के लिए आप यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो। कभी कभी ब्लॉक फॉर सेल्स भी होता है, ब्लॉक फॉर, यहाँ पे मोस्टली हम लोग जो है क्रॉस प्लांट स्टेटस मतलब अक्रॉस ऑल द प्लांट, तो जितने भी सारे प्लांट रहेगा सभी के लिए हम एक बार में ही ब्लॉक कर सकते हैं कि ये मटेरियल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो कोई यूज नहीं कर पाएगा, मतलब उसके अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट कुछ नहीं बन सकता है, ठीक है। तो मटेरियल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मटेरियल ब्लॉक स्टेटस। यहाँ पे वैलिड फ्रॉम आप दे सकते हो, अगर आप इसको ब्लॉक दे रहे हो देन आप यहाँ पे ब्लॉकिंग, आप यहाँ पे वैलिडिटी दे सकते हो, कौन से डेट से आप उसको ब्लॉक करना चाहते हो, ठीक है। ये एक हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पे डायमेंशंस, ठीक है।
डायमेंशंस में यहाँ पे ग्रॉस वेट, नेट वेट, वॉल्यूम, साइज, डायमेंशन, ये सारी चीजें हमको जरूरत है अगर हम वेयर हाउसिंग मॉडल यूज कर रहे हैं। वेयर हाउसिंग मॉड्यूल में बेस्ड ऑन द वेट एंड लेट्स से ग्रॉस वेट एंड नेट वेट कैलकुलेट होगा कि वो मटेरियल हम कहाँ पे रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो जब वेयर हाउसिंग में जाएगा, सपोज उसको हमको रखना है किसी रैक के ऊपर या फिर ओपन प्लेस के ऊपर या फिर कहीं पे भी रखना है, तो वो डिपेंड होता है हमारा डायमेंशंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका यूएएन एंड यूपीसी। तो ये दोनों नंबर आते हैं, सपोज ईएएन यानी कि यूरोपियन आर्टिकल नंबर एंड यूपीसी यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, तो जो भी मटेरियल होता है उसका एक ईएएन या यूपीसी होता है। ठीक है, ये मोस्टली रिलेवेंट है हमारे सेल साइड के लिए। जब भी आप मटेरियल सेल करते हो तो आपको वो ईएएन नंबर या यूपीसी नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्सल नंबर है, हर किसी को वो इजी रहेगा समझने के लिए। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सपोज हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसको डिफरेंट नेम से जानते हो। ठीक है, तो उसके लिए प्रोडक्ट कोड या फिर ईएएन एंड यूपीसी कोड जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ पे मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो है आपको मिल जाएगा अपने क्लाइंट से या फिर अपने कस्टमर से, आपको मिल जाएगा। जो भी डेटा मिलेगा वो डेटा मेंटेन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे भी ये जो ईएएन नंबर एंड यूपीसी नंबर है ये यूनिवर्सल नंबर है, तो आप गूगल करके भी ढूंढ सकते हो जो मटेरियल है उस मटेरियल का प्रोडक्ट कोड क्या है, आप ढूंढ सकते हो। लेकिन मोस्टली ये इंफॉर्मेशन सब हमको मिल जाता है यूजर के पास से या फिर बिजनेस के पास से। नेक्स्ट होता है यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, मटेरियल ग्रुप फॉर पैकेजिंग मटेरियल। तो अगर इस मटेरियल को आपको पैकिंग करना है तो ये भी मोस्टली हमारा रहता है, अगर डब्ल्यूएम मॉड्यूल हो तभी हम इसको यूज करते हैं। अगर इस मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल के अंदर पैक करना है, सपोज आप कोई भी सपोज एक मटेरियल बेच रहे हो, सपोज आप एक मोबाइल बेच रहे हो, तो मोबाइल के लिए एक पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, जैसे वो मोबाइल का बॉक्स होता है, उसके अंदर आप उसको पैक करके रखते हो या फिर बेचते हो या कुछ भी करते हो, तो उसके अंदर वो पैकेजिंग मटेरियल रहता है। तो ये डब्ल्यूएम मॉड्यूल अगर रहेगा या फिर ईडब्ल्यूएम मॉड्यूल रहेगा तो वेयर हाउसिंग के लिए मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हमने ये सारा डेटा फिलअप कर लिया। अभी हम अगर एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमको लेके जाएगा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन व्यू पे। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने पूछा था कि यहाँ पे सारे व्यूज एक्टिव है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ये यहाँ पे जाएगा। लेकिन पहले मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा, क्रिएटेड नहीं है क्या? ठीक, यहाँ पे इसको ले लेते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपको परचेजिंग के व्यू में लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परचेजिंग व्यू सिलेक्ट है, तो ये सिलेक्ट जो भी आपने व्यू सिलेक्ट किया होगा, अगर आप यहाँ पे डेटा फिल करते हो देन एंटर प्रेस करते हो, देन ये आपको नेक्स्ट व्यू जो आपने सिलेक्ट किया है वहां पे लेके जाएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन यहाँ पे हम दूसरा व्यू भी यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे सेल्स टैक्स अगर एंटर करेंगे, ठीक है, तो सेल्स टैक्स अगर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने डाला नहीं था स्टार्टिंग में। तो अगर आपको मेंटेन करना है देन आप यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंटर करोगे, तभी जाके वो डेटा आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, डेटा आपका सारा ओपन रहेगा, लेकिन ये जो चीजें हैं आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल के हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? या ओके। और ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या, मतलब ये कौन सी वैल्यू रहेगी जो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसमें, क्या रहेगा जो इसको वो डिनोट करेगा? सेल्स वो सेल्स साइड का डेटा है, जब हम सेल्स व्यू क्रिएट अच्छा। करेंगे उस टाइम में जानेंगे। तो ठीक नॉर्मली है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक जैसे हमारा, हम लोग जैसे
परचेजिंग साइड में हम कैटेगराइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सपोज हमारे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड परचेजिंग ग्रुप के साथ। सिमिलरली हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड और एक होता है डिवीजन। तो ये तीन कैटेगरी होता है सेल्स साइड में, ठीक है। डिवीजन कौन सा है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा है, किस चैनल के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बेसिकली वो सारी चीजें हैं। जब हम सेल्स व्यू में जाएंगे तब हम देखेंगे क्या है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्या है और क्यों जरूरी है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। ओके। और अंशुमन वो डाउनलोड भी हो गया है, वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके फाइन, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए उसको कर बाय द लिया वो एंड। कर। हाँ, ओके, बताता सर हूँ। वो रिक्वेस्ट भेज दी है, एक्सेस कर लीजिए। एक मिनट। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया, डाउनलोड कर लो। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पे परचेजिंग व्यू पे अभी हम हैं। तो परचेजिंग व्यू पे यहाँ पे सबसे पहला है जनरल डेटा। बेस यूनिट ऑफ मेजर जो हमने दिया था पिछले वाले व्यू में, वो वहां से कॉपी होके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको और एक यूनिट देखने के लिए मिलता है, वो है ऑर्डर यूनिट। तो जैसा कि मैंने बोला था, अगर आपको कोई डिफरेंट ऑर्डर यूनिट लेना है, सपोज ये बेस यूनिट ऑफ मेजर है, आपको यहाँ पे ऑर्डर यूनिट कुछ डिफरेंट लेना है, डिफरेंट यूनिट से आपको ऑर्डर करना है, तब आप यहाँ पे ऑर्डर यूनिट डाल सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे दूसरा ऑर्डर यूनिट डालता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं टर्न डाल देता हूँ, ठीक है। तो कुछ यूनिट है जैसे कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। सपोज आप केजी टू टन ले रहे हो, तो यहाँ पे टन इक्वल टू 1000 kgs, राइट। तो वो कन्वर्शन फैक्टर ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन अगर आप सपोज लेते हो कि कैसे ऑर्डर होता है कि आपका जो मटेरियल है, आप तो केजी में आप उसको मेंटेन कर रहे हो, लेकिन जब आप ऑर्डर करते हो उसको, सपोज आप कार्टन्स पे ऑर्डर करते हो या फिर कोई बॉक्सेस पे ऑर्डर करते हो, तो उस केस पे आप कार्टन्स बॉक्सेस कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के हिसाब से मानेंगे, सपोज आप पेंसिल्स बाय कर रहे हो, तो पेंसिल्स को आप कैसे मेजर करते हो, आप पीसेस में या ईचेस पे आप मेजर कर सकते हो कि एक सिंगल पीस है, राइट। तो वैसे आप मेजर कर सकते हो। लेकिन जब आप उसको ऑर्डर करते हो, कैसे ऑर्डर करोगे, उसका बॉक्सेस आता है, राइट। बड़ा बॉक्सेस, छोटा बॉक्सेस, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का आता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस का आता है। तो सपोज आप वन बॉक्स या वन कार्टन ऑफ पेंसिल आप ऑर्डर कर रहे हो, तो जब भी आप वैसा वाला ऑर्डर यूनिट रखोगे, तो वहां पे आपको एक कन्वर्शन फैक्टर भी देना पड़ेगा कि एक बॉक्स के अंदर कितना पेंसिल आता है, ठीक है। अगर आप बड़ा बॉक्स दे रहे हो तो बड़ा बॉक्स के अंदर कितना पेंसिल्स आता है, छोटे बॉक्स अगर दे रहे हो तो छोटे बॉक्स के अंदर कितना पेंसिल्स आता है, उसका आपको कन्वर्शन फैक्टर एक देना पड़ेगा। वो नेक्स्ट डेटा में है, हम जब जाएंगे अपने परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड टॉपिक पे, उस टाइम में हम देखेंगे कि कन्वर्शन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर यूनिट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट एक फील्ड है, वो है वेरिएबल ऑर्डर यूनिट। सपोज जैसे कि मैंने आपको बोला कि कभी हम स्मॉल बॉक्सेस का ऑर्डर करेंगे, कभी हम बिग बॉक्सेस पे ऑर्डर करेंगे। तो अगर ऐसा वाला भी सिनेरियो आपके पास आता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर यूनिट पे ऑर्डर प्लेस करना रहता है, उस केस पे आप यहाँ पे वेरिएबल ऑर्डर यूनिट रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक मतलब नॉन एक्टिव, वन मतलब एक्टिव, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक्टिव रखोगे तो परचेज ऑर्डर में आप कोई भी ऑर्डर यूनिट डाल सकते हो। तो अभी के हिसाब से, अभी अगर हम जाएंगे एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, तो वहां पे बेस यूनिट ऑफ मेजर या फिर जो ऑर्डर यूनिट है वो हमारा टन पे लेगा, ठीक है। टन से हमारा ऑर्डर यूनिट आएगा परचेज ऑर्डर जब हम क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर वहां पे आप चेंज करना चाहो तो वेरिएबल ऑर्डर यूनिट अगर एक्टिव है, देन आप दूसरे यूनिट से भी बाय कर सकते हो। सपोज बॉक्सेस हो गया, कार्टन्स हो गया, पैलेट्स हो गया, आप वैसे भी दूसरे यूनिट से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा है वो है परचेजिंग ग्रुप।
परचेजिंग ग्रुप क्या रहता है? परचेजिंग ग्रुप यानी कि जैसे हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर हमारे परचेजिंग ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। परचेजिंग ग्रुप्स क्या होता है? सपोज एक सिंगल पर्सन रहता है या फिर मल्टीपल पर्सन्स रहते हैं जो ये मटेरियल को बाय करेंगे, ठीक है। तो प्लांट के अंदर कैसा रहता है कि अगर आप एग्जाम्पल के हिसाब से लेना चाहो तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि सभी लोगों को अपना अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग से दिया जाता है। सपोज कोई एक पर्सन जो है वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, या फिर कोई एक पर्सन जो है वो फिनिश्ड मटेरियल खरीदेगा, कोई एक पर्सन है जो सेमी फिनिश्ड मटेरियल खरीदेगा। खरीदेगा यानी कि वो परचेज ऑर्डर प्लेस करेगा उसके लिए, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। परचेजिंग ग्रुप जो है वो है फ्लोटिंग यूनिट है, मतलब वो एक कांस्टेंट यूनिट है, मतलब हम उसको क्लाइंट के अंडर में क्रिएट करेंगे, उसको कोई परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई प्लांट के साथ हम लिंक नहीं करेंगे। तो परचेजिंग ग्रुप जो है उसको आप यूनिवर्सली यूज कर सकते हो किसी भी प्लांट के अगेंस्ट में, किसी भी कंपनी कोड, कोई भी मटेरियल के अगेंस्ट में आप परचेजिंग ग्रुप यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया परचेजिंग ग्रुप? सो Yes, sir. Yes, परचेजिंग, sir. हाँ, परचेजिंग ग्रुप इज द पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू परचेज दिस मटेरियल, ओके, दिस मटेरियल, और वी कैन से एनी मटेरियल, दैट इज द परचेजिंग ग्रुप, ठीक है। तो हम मोस्टली एज ए पर्सन को परचेजिंग ग्रुप पे डालते हैं, या तो कभी कभी एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब तीन चार लोगों का एक ग्रुप रहेगा, उनको उनके लिए हम एक परचेजिंग ग्रुप बनाते हैं और उस परचेजिंग ग्रुप को हम असाइन करते हैं अपने मटेरियल मास्टर के साथ। जो परचेजिंग ग्रुप हम यहाँ पे असाइन करेंगे वो परचेजिंग ग्रुप रेस्पॉन्सिबल रहेगा इस मटेरियल के परचेज के लिए। तो यहाँ पे आप जो एग्जिस्टिंग परचेजिंग ग्रुप है आप उसको ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये डिफॉल्ट 3 परचेजिंग ग्रुप है, ठीक है। जर्मन में इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 है, आप ले सकते हो, या फिर आप नया भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना है? हम न्यू स्क्रीन पे जाते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं एसपीआरओ में, रेफरेंस आईएमजी, यहाँ पे हम जाते हैं यहाँ पे हम जाते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। मटेरियल मैनेजमेंट पे हम जाएंगे परचेजिंग, परचेजिंग में हम जाएंगे यहाँ पे क्रिएट परचेजिंग ग्रुप्स, ठीक है। परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर ये हमारा परचेजिंग ग्रुप्स में है, तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो सेम चीज आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अगर हम यहाँ पे न्यू करना चाहें तो परचेजिंग ग्रुप 3 डिजिट का एक कोड है, तो सपोज हम यहाँ पे IT1 करके ले लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसका दे देते हैं आईटीसी परचेजिंग ग्रुप 1। तो यहाँ पे जब आप रियल टाइम में काम करते हो तो टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, ठीक है, ये सारी चीजें मेंटेन करना रहता है कि कौन है बायर, उसका डिटेल्स। क्योंकि कभी अगर आपको परचेज ऑर्डर में या किसी पे अगर आपको मॉडिफाई करना रहा, चेंज करना रहा, या कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करना रहा, तो ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा परचेजिंग ग्रुप, ठीक है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम वही IT1 ले लेते हैं, ठीक है। IT1 यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो मटेरियल ग्रुप है, ये हमारे प्रीवियस स्क्रीन से कॉपी होके आया है। नेक्स्ट जो है, हाँ, अंशुमन, ये परचेजिंग ग्रुप मतलब ये बायर है कि या फिर हाँ बायर है, करेक्ट, बायर है, ओके, तो हम बायर का डेटा भी मेंटेन करेंगे, वो परचेजिंग ग्रुप में आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। ओके। एज अ परचेजिंग ग्रुप आपको मेंटेन करना है, वो परचेजिंग ग्रुप को आज आप एज अ बायर भी बता सकते हो, ठीक है। दो तरीके की बायर होते हैं यहाँ पे, एक आपका परचेजिंग ग्रुप रहता है और एक आपका रिक्वेस्टर भी रहता है, ठीक है। तो रिक्वेस्टर मतलब जिसको मटेरियल चाहिए, मोस्टली ये जो रहता है इसको हम बायर बोलते हैं कि जो परचेज करता है। हम्म,
ठीक है। तो मोस्टली इसको हम परचेजर या बायर ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आपको एक और मटेरियल स्टेटस दिखता है, ठीक है। ये जो मटेरियल स्टेटस आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो, ये परचेजिंग व्यू, यानी कि आप अपने परचेजिंग साइड से इसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। अगर ये मटेरियल को आपको सिर्फ परचेजिंग के लिए ब्लॉक करना है, तो आप सिर्फ ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल स्टेटस जो है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, सेम यहाँ पे है। लेकिन अगर आपको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में आपको ये मटेरियल ब्लॉक करना है, तो आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। अगर इन जनरल सभी के लिए ब्लॉक करना है, तो आप बेसिक डेटा 1 से कर सकते हो। अगर आप यहाँ से ब्लॉक करते हो, देन क्या होगा, आपका परचेजिंग के लिए आप परचेज ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकते इस मटेरियल के लिए। जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे, तब वो आपको बताएगा कि ये मटेरियल परचेजिंग के लिए ब्लॉक्ड है या फिर इस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो दूसरे परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में आप इसको क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेसिक डेटा 1 से ब्लॉक करते हो, देन वो सभी के लिए ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। फॉर ऑल ब्लॉक हो जाता है। नहीं तो आप डिफरेंट डिफरेंट लेट्स से डिपार्टमेंट के लिए, सपोज आपको परचेजिंग के लिए ब्लॉक करना है, देन आप यहाँ से कर सकते हो। सपोज आपको सेल्स के लिए ब्लॉक करना है, आप सेल्स डेटा से उसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो वैसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मटेरियल स्टेटस है, वो आप परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में यहाँ पे मेंटेन करते हो, और उसका ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, देन उसका वैलिडिटी पीरियड यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे अगर मटेरियल के लिए कोई टैक्स इंडिकेटर है, सपोज मटेरियल के लिए आपको टैक्स लग रहा है, सपोज 100% टैक्स है, या फिर 50% टैक्स है, या फिर नो टैक्स है, कोई कोई आता है कि टैक्स एग्जेम्पशन के कैटेगरी में आता है। तो अगर आपका कोई टैक्स इंडिकेटर है यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा टैक्स है, ठीक है। जीएसटी में इंक्लूड है, एक्साइज ड्यूटी इसके लिए लगेगा, या फिर कोई अलग सा टैक्स है, तो वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। बेसिकली टैक्स इंडिकेटर रहता है। नेक्स्ट जो है, वो है क्वालिफाइड फॉर फ्री गुड्स। अगर आपका सप्लायर या फिर आपका जो वेंडर है, वो आपको कुछ फ्री गुड्स दे रहा है, सपोज वो आपको कुछ डिस्काउंट दे रहा है या फिर कोई फ्री गुड्स दे रहा है, सपोज वो बोल रहा है कि ठीक है, आप जैसा रहता है ना ऑफर में, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट फाइव फ्री, या फिर आप एक खरीदोगे तो 10% डिस्काउंट रहेगा, राइट। तो अगर वैसा कुछ सिचुएशन है कि वेंडर आपको फ्री मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है, देन आप यहाँ पे क्वालिफाइड फॉर फ्री गुड्स का इंडिकेटर जो है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि क्वालिफाइड और नॉट, ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट इन काइंड। अगर आप ब्लैंक रखते हो, मतलब वो कोई भी डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर अगर आपको कोई भी मटेरियल रिसीव होता है, तो सब आप कोई मेंटेन नहीं कर सकते हो डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट मेंटेन कहाँ पे करते हैं, वो नेक्स्ट जो हम टॉपिक पे जाएंगे, हमारा परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड। तो परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड पे मोस्टली हम यूज करते हैं ये जो डिस्काउंट वाला, कितना डिस्काउंट मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, हम वहां पे सेट करते हैं। तो ये प्राइमरी इंडिकेटर है फ्री गुड्स का। तो यहाँ पे सपोज एलिजिबल डिस्काउंट फॉर परचेजिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको परचेजिंग के लिए कुछ डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप सेल्स में किसी को देना चाहो कि जब आप सेल करते हो, सपोज आप कोई भी ऑफर दे रहे हो या फिर डिस्काउंट दे रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रहता है ऑटोमेटिक पीओ, ठीक है। ये एक चेक बॉक्स है, मैन हमारा एक इम्पोर्टेंट चेक बॉक्स है। अगर आपका परचेज ऑर्डर आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करना है, ऑटोमेटिकली इन द सेंस, सारे जो प्लांट्स या फिर सारे जो कंपनीज रहते हैं, वो क्या करते हैं, परचेज रिक्विजिशन बनाते हैं। मैनुअली भी बन सकता है या फिर ऑटोमेटिकली किसी डिपार्टमेंट के थ्रू से बन सकता है। तो जब भी आपका परचेज रिक्विजिशन बन जाए, तो वो परचेज रिक्विजिशन से ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर कन्वर्ट करने के लिए एक बैकग्राउंड जॉब होता है। तो उस जॉब से हम डायरेक्टली परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। तो अगर आपको वो वाला प्रोसेस चाहिए, ऑटोमेटिक प्रोसेस चाहिए परचेज ऑर्डर बनाने के लिए फ्रॉम द परचेज रिक्विजिशन, देन आपको ये जो इंडिकेटर है, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और भी दो इंडिकेटर है, वो भी सिलेक्ट करना रहता है। तो ये प्राइमरी इंडिकेटर है मटेरियल मास्टर में, आपको ऑटोमेटिक पीओ सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस मटेरियल के अगेंस्ट में या फिर इस मटेरियल के लिए आप ऑटोमेटिक पीओ
जनरेट कर सकते हो। वो ऑटो पीओ के टाइम पे हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोमेटिक पीओ का इंडिकेटर। नेक्स्ट जो हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे हो गया आपका बैच मैनेजमेंट। अगर आप ये मटेरियल को बैच में मैनेज कर रहे हो, बैच में क्यों मैनेज करते हैं? सपोज हम एक मटेरियल का होमोजेनिटी रखना चाहते हैं या फिर एक मटेरियल को ट्रेस आउट करना चाहते हैं, तब बैच मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है, राइट। तो जैसा कि एग्जांपल के हिसाब से अगर हम लेंगे, आपने काफी टाइम पहले आपने सुना होगा कि जो नोकिया के बैटरी थे, वो बैटरी ब्लास्ट हो रहे थे, या फिर सैमसंग का जो मोबाइल हो रहा था वो ब्लास्ट हो रहा था। फॉल्टी रीजन क्या था? वो BL5C का एक बैटरी मॉडल था, वो मॉडल ब्लास्ट हो रहा था। तो आपको कैसे पता चलेगा? नॉर्मली जब भी आप कोई भी ऐसा कंप्लेन आपको मिलता है, तब आप चेक कर सकते हो कि ये जो मटेरियल हमने बनाया था या फिर ये जो यूनिट हमने बनाया था, ये कौन से यूनिट से बनाया था, तो वहां पे कौन सा बैच का मटेरियल हमने यूज किया था। तो अगर एक मटेरियल आपको फॉल्टी मिल जाए, तो आप चेक कर सकते हो, पूरा बैच के लिए चेक कर सकते हो कि हाँ ठीक है, हमको एक बैच में फॉल्टी मटेरियल आ रहा है, तो हम वो पूरा बैच के लिए जो भी मटेरियल बना हुआ था, हम उसको देखते हैं और हम उसको रिटर्न मंगाते हैं और हम उसको फॉल्ट ट्रेस करते हैं। काफी टाइम होता है ना, सपोज टाटा की गाड़ियां काफी टाइम बोलते हैं कि हमारा कुछ इश्यू है, आप सर्विस सेंटर में लेके आओ, हमको अपग्रेड करना है। महिंद्रा का गाड़ी में भी वैसा होता है। तो कैसे वो लोग जानते हैं और कैसे आप लोगों को कांटेक्ट करते हैं? थ्रू दिस बैच मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि जो भी मटेरियल वो लोग यूज करते हैं, सारे मटेरियल, सपोज इंजन हो गया आपका, दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गए, तो वो बैचेस में यूज करते हैं। अगर आप उनको पता चलेगा कि ठीक है, कोई एक बैच का मटेरियल, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो फिर वो उस बैच का जो भी मटेरियल, जो भी कंपोनेंट बना हुआ है, उन सभी लोगों को वो लोग ट्रेस आउट कर सकते हैं कि ये मटेरियल किस 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 गाड़ी में लगा है, तो सभी गाड़ी को वापस बुलाओ और उसको जो है सही कराओ, ठीक है। तो वैसे रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको बैच मैनेजमेंट चाहिए। तो यहाँ पे आप बैच मैनेजमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। जो प्रीवियस वर्जन था, उस पे हमारा बैच मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही इंडिकेटर था, बैच मैनेजमेंट, ठीक है। क्या डिफरेंस था? अगर हम बैच मैनेजमेंट सिलेक्ट करते हैं, अभी हमने जब ये मटेरियल क्रिएट किया, तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे सपोज हमने प्लांट डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल हम बनाएंगे, ये उसी प्लांट के लिए सिर्फ बैच एक्टिव रहेगा। दूसरे प्लांट के लिए अगर हम इसको क्रिएट करेंगे या फिर एक्सटेंड करेंगे, तब हमको बैच मैनेजमेंट सिलेक्ट करना पड़ता था प्रीवियसली, ठीक है। और अभी अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, अभी जो सिलेक्शन है, सपोज हमने यहाँ पे बैच मैनेजमेंट एक्टिव किया, तो बाय डिफॉल्ट जब हम इसको सेव करेंगे, ये जो बैच मैनेजमेंट प्लांट का इंडिकेटर है, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होके आएगा, ठीक है। एक इंडिकेटर सिलेक्ट करने से दूसरा इंडिकेटर सिलेक्टेड मोड पे रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप इस मटेरियल को दूसरे प्लांट के लिए बना रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? वो प्लांट के लिए बैच स्टेटस एक्टिव रहेगा। अगर आपको दूसरे प्लांट में वो मटेरियल को बैच में मेंटेन नहीं करना है, देन आप वहां से बैच मैनेजमेंट हटा सकते हो, ठीक है। पहले क्या आता था? बाय डिफॉल्ट अनसिलेक्टेड आता था, हमको सिलेक्ट करना पड़ता था। अभी क्या है, S/4HANA में बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ऐप में आएगा और उसको हमको अनसिलेक्ट करना है। ये एक चेंजेस है S/4HANA में। हो सकता है कि आपको जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तब ये सारे क्वेश्चंस आए कि मटेरियल मास्टर में क्या चेंजेस है। तो मटेरियल मास्टर में ये सारी चेंजेस आप एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। जब भी आपको पूछा जाएगा, तब आप बता सकते हो। तो सबसे पहला है, बैच मैनेजमेंट में एक नया इंडिकेटर ऐड हुआ है। बाय डिफॉल्ट हमारा सभी प्लांट के लिए, एक प्लांट के लिए अगर हम बनाएंगे, तो वहां पे बैच मैनेजमेंट स्टेटस एक्टिव रहेगा। अगर दूसरे प्लांट के लिए हमको वो बैच मैनेजमेंट नहीं चाहिए, देन हम उसको रिमूव करेंगे जब हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा इसमें। ठीक, कोई बात नहीं। अभी के लिए बस इतना समझो कि ये बैच मैनेजमेंट का जो स्टेटस है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अगर एक इंडिकेटर सिलेक्ट करते हैं, ये जो दूसरा इंडिकेटर अभी ग्रेड आउट दिख रहा है, राइट,
अभी ग्रे ग्रे दिख रहा है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे जब हम सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ये इंडिकेटर भी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो इंडिकेटर है वहां पे भी राइट क्लिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे राइट का मार्क आ रहा है, यहाँ पे भी राइट का मार्क आ जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट प्लांट के लिए बनाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट मोड पे आएगा एंड उसको हम अनचेक कर सकते हैं। तो जब हम वो बनाएंगे ओके। उस टाइम में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ये जो बैच मैनेजमेंट इंडिकेटर है, अगर हमको मटेरियल को बैचेस में मैनेज करना है तो हमको ये इंडिकेटर सिलेक्ट करना है। और अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये जो बैच मैनेजमेंट प्लांट का इंडिकेटर है वो भी सिलेक्ट मोड पे आएगा। अभी के लिए इतना जानते हैं, जब हम मटेरियल को ओके। edit तब हम देखेंगे उसका फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये हो गया जनरल डेटा। नेक्स्ट यहाँ पे है परचेजिंग वैल्यूज। परचेजिंग वैल्यूज क्या होता है? परचेजिंग वैल्यूज में हम यहाँ पे एक परचेजिंग वैल्यू की बनाते हैं। परचेजिंग वैल्यू की के अंदर हम यहाँ पे रिमाइंडर सेट करते हैं, रिमाइंडर्स, डिलीवरी टॉलरेंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, ये परचेजिंग वैल्यू की के अंदर मेंटेन करते हैं। सपोज हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हमको रिमाइंडर सेंड करना है कि हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था एक सप्लायर को या फिर वेंडर को। हम उसको 3 रिमाइंडर दे सकते हैं कि सपोज डिलीवरी डेट के 5 दिन पहले, डिलीवरी डेट के 3 दिन पहले, डिलीवरी डेट के दिन हम उसको रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं कि हमारा मटेरियल ड्यू है, सेंड करो, हमारा मटेरियल ड्यू है, सेंड करो। तो वो हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है कि हम उसको डिलीवरी टॉलरेंस भी दे सकते हैं। डिलीवरी टॉलरेंस यानी कि कितना परसेंट, सपोज आप एक परचेज ऑर्डर दे रहे हो 10 यूनिट के लिए, ठीक है। आपको 10 मटेरियल का ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो, तो सप्लायर उसके अगेंस्ट में कितना ज्यादा या कितना कम मटेरियल आपको सप्लाई कर सकते हैं वो आप मेंटेन कर सकते हो। अंडर डिलीवरी मतलब कितना कम, ओवर डिलीवरी मतलब कितना ज्यादा, ठीक है। और मिनिमम डिलीवरी आपको कितना लेना है, तो ये सारी चीजें जो है आप दे सकते हो परचेजिंग वैल्यू क्यू में। देन आपका एक शिपिंग इंस्ट्रक्शन भी रहता है, आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन भी वहां पे दे सकते हो कि शिपिंग कैसे करना है, या फिर शिपिंग में अगर डैमेज वगैरह होता है तो वो कैसे मेंटेन करना है। तो वो सारी चीजें आप मेंटेन कर सकते हो परचेजिंग वैल्यू क्यू में। अगर आप सिंगल परचेजिंग वैल्यू की यहाँ पे एंटर करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट सारा कुछ यहाँ पे कॉपी कर देगा। कैसे आपको क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लोग हैं परचेजिंग के अंदर। परचेजिंग के अंदर यहाँ पे मटेरियल मास्टर है। अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो है डिफाइन शिपिंग इंस्ट्रक्शंस पे है। अगर हम यहाँ पे डिफाइन शिपिंग इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिपिंग कैसा हो रहा है, ठीक है। बाय रोड, बाय एयर, शिपिंग इंस्ट्रक्शन 1, शिपिंग इंस्ट्रक्शन 2। तो ऐसे आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे मटेरियल आना है। तो उसका आप यहाँ पे शिपिंग इंस्ट्रक्शन बना सकते हो, ठीक है। शिपिंग इंस्ट्रक्शन बनाने के बाद उसका एक कंप्लायंस आप डाल सकते हो, ठीक है। सपोज मैं ये बाय रोड का सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कंप्लायंस विद शिपिंग इंस्ट्रक्शन इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं मेंटेन करता हूँ, न्यू एंट्रीज पे जाता हूँ, यहाँ पे कंप्लायंस में ले लेता हूँ कि 1 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कंप्लायंस फॉलोड। मतलब क्या होता है, आपने जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन दिया था कि बाय रोड भेजो और जो सपोज टाइमली भेजो या फिर मटेरियल को सही से पैक करके भेजो, आप वो सारी चीजें दे सकते हो शिपिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर, आप मेंटेन कर सकते हो। तो अगर सप्लायर जो है वो सही से उसको सही तरीके से भेजा है तो आप इसको दे सकते हो कॉम्प्लायंस फॉलोड है, ठीक है। आपने जो कॉम्प्लायंस दिया था, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसी के हिसाब से उन्होंने मटेरियल भेजा है। तो यहाँ पे आप उसको पॉइंट दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 100 पॉइंट देता हूँ, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे 2 ले सकते हो। यहाँ पे आप बता सकते हो कि कॉम्प्लायंस नॉट फॉलोड, और फिर आप बता सकते हो इंस्ट्रक्शन नॉट फॉलोड। 0 पॉइंट हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, तो मिनिमम 1 पॉइंट आप दे सकते हो, ठीक है। 1 से लेके 50 60 आप कुछ भी पॉइंट देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। अभी क्या होगा, जब आप गुड्स रिसिप्ट करोगे
तो गुड्स रिसीव के टाइम पे आपको पूछेगा कि कॉम्प्लायंस फॉलो है या फिर कॉम्प्लाय इंस्ट्रक्शन फॉलो है या फिर इंस्ट्रक्शन फॉलोड नहीं है। तो वो आप मेंटेन कर सकते हो एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसीव। जब आप मटेरियल रिसीव कर रहे हो उस टाइम में आप ये पॉइंट दे सकते हो अपने वेंडर को। तो बाद में क्या होता है, जब आपका कोई भी टाइम पीरियड रहता है, सपोज आप 1 साल के बाद आप कंपेयर करना चाहते हो, सपोज आपका 3 वेंडर है, आप 3 वेंडर को कंपेयर करना चाहो, तो इस केस पे आप वेंडर को कंपेयर कर सकते हो कि ये जो वेंडर है ये हमको सही से मटेरियल भेजा है कि नहीं भेजा है, या फिर टाइमली भेजा है कि नहीं भेजा है। तो वो आप क्या कर सकते हो, वेंडर को वहां पे कैटेगराइज कर सकते हो या फिर उसको इवेलुएट कर सकते हो बेस्ड ऑन द कंप्लायंस एंड ऑल। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिपिंग इंस्ट्रक्शन। तो शिपिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम T1 ले लेते हैं। अगर आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। बस न्यू एंट्री पे जाना है, शिपिंग इंस्ट्रक्शन का एक की एंटर करना है 2 डिजिट वाला, और यहाँ पे शिपिंग इंस्ट्रक्शंस, क्या शिपिंग इंस्ट्रक्शंस है वो मेंटेन कर सकते हो। प्रिंट शिपिंग इंस्ट्रक्शन अगर आप ये सिलेक्ट करते हो, देन जब आप परचेज ऑर्डर प्लेस करोगे उसका एक फॉर्म जनरेट होगा, तो वो फॉर्म पे आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, कि आपको ऐसे मटेरियल सेंड करना है। यहाँ पे हम बैक जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है परचेजिंग वैल्यू की। यहाँ पे अगर हम परचेजिंग वैल्यू कीज में जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट परचेजिंग वैल्यू कीज बनाया हुआ है। तो अभी अगर हम न्यू एंट्रीज पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम परचेजिंग वैल्यू की देते हैं सपोज IT 10। ठीक है, और यहाँ पे आपको रिमाइंडर्स के लिए है। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर्स देना है, यानी कि डिलीवरी डेट से पहले अगर आपको रिमाइंडर्स देना है तो आप नेगेटिव में दे सकते हो। अगर डिलीवरी डेट के बाद देना है तो पॉजिटिव में दे सकते हो। सपोज यहाँ पे हम -5 लेते हैं, और यहाँ पे हम 0 लेते हैं, और यहाँ पे हम 2 लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रिमाइंडर जो है वो डिलीवरी डेट से 5 दिन पहले जाएगा। दूसरा रिमाइंडर जो है वो जो डिलीवरी डेट है उस दिन जाएगा, और तीसरा रिमाइंडर जो है वो डिलीवरी डेट के 2 दिन बाद जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे सेट सेट कर सकते हैं, और बाद में इसका कैसे रिमाइंडर सेंड करना है वो अलग से उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे डेडलाइन मॉनिटर हम कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप जैसे भी मेंटेन करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो जब भी आप डेडलाइन भेजते हो, जब भी आप रिमाइंडर भेजते हो अपने सप्लायर को, तो सप्लायर एक कंफर्मेशन भेजेगा कि हाँ मुझे जो है वो रिमाइंडर मिला है। ठीक है, तो वो उसको सेंड करना पड़ेगा। देन यहाँ पे GRIR कंट्रोल है, टोटल अंडर डिलीवरी कितना, अंडर डिलीवरी टॉलरेंस कितना, ओवर डिलीवरी टॉलरेंस कितना। सपोज हम यहाँ पे 10% लेते हैं, और यहाँ पे सपोज हम 10% लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज आपने 10 क्वांटिटी ऑर्डर किया, तो मैक्सिमम वो कितना भेज सकता है, 10% ऑफ 10, दैट इज 1। मतलब 11 क्वांटिटी वो मैक्सिमम भेज सकता है। 12 अगर होगा तो फिर वो GR हम नहीं कर सकते हैं, बोलेगा कि हमको वो मैसेज आएगा कि ये ओवर डिलीवरी टॉलरेंस है। ठीक है, मतलब ओवर डिलीवरी टॉलरेंस यहाँ पे कम है, या फिर हमारा डिलीवरी टॉलरेंस मीट नहीं करता है। सेम फॉर द अंडर डिलीवरी टॉलरेंस। ठीक है, just hold on 1 minute, I'm coming back. Okay.
ओके ओके, तो यहाँ पे अंडर डिलीवरी एंड ओवर डिलीवरी टॉलरेंस हम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है यहाँ पे अनलिमिटेड ओवर डिलीवरी। अगर हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो आप कितना भी आपका सप्लायर, सपोज आप 10 मटेरियल भी ऑर्डर दे रहे हो, तो वो अगर 100 मटेरियल भी आपको सप्लाई करता है, देन आप उसको भी रिसीव कर सकते हो, अगर आप ये अनलिमिटेड ओवर डिलीवरी सिलेक्ट करते हो। ठीक है, देन यहाँ पे शिपिंग इंस्ट्रक्शन, सपोज हम यहाँ पे जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन हमने मेंटेन किया था हम उसको यहाँ पे ले रहे हैं T1। ठीक है, आप यहाँ पे ले सकते हो और इसको सेव कर देते हैं। हाँ ओके, तो यहाँ पे अनलिमिटेड ओवर डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटा मेंटेन कर दिया। हम अगर हम यहाँ पे सेम IT10 हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो आपका ये जो सारी चीजें हैं अभी यहाँ पे कॉपी हो गया है। तो रिमाइंडर्स भी कॉपी हो गया, एक्नॉलेजमेंट भी कॉपी हो गया, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस भी कॉपी हो गया, डिलीवरी टॉलरेंसेस भी कॉपी हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो कॉपी हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे GR प्रोसेसिंग टाइम। हम बस इतना देख के क्लोज करते हैं। ठीक है, तो GR प्रोसेसिंग टाइम, तो अगर आपको कितना टाइम लगता है GR प्रोसेस करने के लिए, सपोज आपका जो मटेरियल है वो आपके वेयर हाउस पे या फिर आपके लोकेशंस पे आ गया। ठीक है, और उसके बाद ओके, तो सपोज आपका जो मटेरियल है वो आपके वेयर हाउस पे या फिर आपके प्लांट में आ गया है, आपको कितना दिन लगता है उसको सिस्टम में एंट्री करने के लिए, तो वो है GR प्रोसेसिंग टाइम। आप यहाँ पे दे सकते हो, सपोज 1 डे लगेगा, 2 डे लगेगा, 5 डेज लगेगा, तो आप GR प्रोसेसिंग टाइम डाल सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है पोस्ट टू इंस्पेक्शन स्टॉक। ये जो मटेरियल है जब आप इसको रिसीव करोगे तो आप उसको तब आप उसको इंस्पेक्शन स्टॉक पे डायरेक्ट डाल सकते हो। मतलब आप डायरेक्टली वो मटेरियल को इंस्पेक्शन करोगे, यानी कि वो क्वालिटी स्टॉक पे जाएगा, देन आप उसको चेक करोगे कि क्वालिटी ओके है कि नहीं है, देन आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट इज पोस्ट टू इंस्पेक्शन स्टॉक। नेक्स्ट है क्रिटिकल पार्ट। अगर ये मटेरियल जो है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर क्रिटिकल पार्ट है, ओके, तो उसको हम एज ए क्रिटिकल पार्ट यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है सोर्स लिस्ट। तो सोर्स लिस्ट अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करके रखेंगे, देन आपका जब आप परचेज ऑर्डर बनाओगे, अगर आपका सोर्स लिस्ट मेंटेन नहीं होगा तो वहां पे आपको एरर आएगा कि सोर्स लिस्ट नॉट मेंटेन डिस्पाइट मैंडेटरी इंडिकेटर। तो अगर आप यहाँ पे सोर्स लिस्ट मेंटेन करके रखोगे, तो आपको सोर्स लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा इस मटेरियल के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये हो गया परचेजिंग व्यू। हम नेक्स्ट कल देखेंगे, जो हमारे बाकी दो व्यूज है वो हम कल देखेंगे। जो हमारा सपोज प्लान डेटा 1 है या सॉरी प्लान डेटा या फिर स्टोरेज डेटा 1 का व्यू है, और जो अकाउंटिंग 1 का व्यू है वो हम कल देखेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, फाइन। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, जो एसएपी का जीयूआई आपने डाउनलोड किया है, ठीक है, तो वो सॉरी हाँ, एसएपी का जीयूआई जो आपने डाउनलोड किया है उसके अंदर आप अगर जाओगे, वैसे पता नहीं चलेगा, एक मिनट, बस एक मिनट में दिखाता हूँ।
ऐसा आपने एक फाइल डाउनलोड किया होगा, ठीक है। तो उस पे ये वाला फोल्डर रहेगा प्रेस वन, इसके अंदर जाना है, यहाँ पे GUI मिलेगा, इसके अंदर जाना है, फिर यहाँ पे विंडोज के अंदर जाना है, आपके सिस्टम के हिसाब से विंडोज 32 या फिर विंडोज 64 दोनों में से कोई एक दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर जाना है, उसके बाद यहाँ पे SAP GUI सेटअप करके आपको एक फाइल मिलेगा, तो इसके अंदर डबल क्लिक करना है, इसको यस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे बस आपको ये GUI फॉर विंडोज 7.0 बस यही सिलेक्ट करना है, ठीक है। बस इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये GUI 7.0 फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर मुझे बताना, फिर हम सर्वर कैसे मेंटेन करते हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, समझ में आया कैसे इंस्टॉल करना है?